हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका? बफर सॉल्यूशन, वो लेके आए, ठीक है ना। तो अपने अपने नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से समझो और उसके बाद नोट्स बनाइएगा। क्लियर है? तो क्या है टॉपिक का नाम? बफर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये बफर सॉल्यूशन है क्या? कि एक सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता, a solution which does not allow any change in its pH upon adding a small amount of acid or base in it। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर a solution which resist any change in its pH upon adding a small amount of acid or base in it, क्या बोलते हैं उसको? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन हमारी लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल दूं आर ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन, हमारा ब्लड बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमारा ब्लड बफर सॉल्यूशन नहीं होता तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोग एसिडिक फूड खाते हैं। अब एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या गया? एसिड गया। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि हमारा ब्लड अगर बफर नहीं होता तो क्या होता? तो ब्लड भी क्या हो जाता? धीरे धीरे एसिडिक हो जाता, और एसिडिक हो जाता तो धीरे धीरे हम लोग खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है, वो अपनी पीएच में चेंज नहीं होने देता। हमें एसिडिटी हो जाती है लेकिन ब्लड के पीएच पे चेंज नहीं आता। ठीक है ना? तो ओके, तो बफर सॉल्यूशन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है बफर सॉल्यूशन? ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या है? ए solution which does not allow any change in its pH upon adding a small amount of क्या? acid और बेस इन इट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, अब वो दो टाइप कौन से हैं? पहला टाइप का कौन सा आता है? उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बफर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सिंपल बफर। और जो दूसरा टाइप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बफर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मिक्स्ड बफर। दो टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशन, एक तो हुआ सिंपल बफर और एक हुआ क्या? मिक्स्ड बफर। हमने सोल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था ना। ठीक है, तो देखो ये जो सिंपल बफर है ये किसका बना होता है? दीज आर मेड अप ऑफ सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। किसके बने होते हैं? सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट होगा उससे जो बफर बनता है वो कौन सा बनता है? सिंपल बफर बनता है। फॉर एग्जांपल, एक वीक एसिड मैंने ले लिया क्या? एसिटिक एसिड, और एक वीक बेस मैंने क्या ले लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उनका जो सोल्ट बना कौन सा बनेगा? अमोनियम एसिटेट, CH3COONH4। क्या नाम है इसका? अमोनियम एसिटेट, ठीक है। सिमिलरली काम करो, एक वीक एसिड ले लो HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम क्या उसका? प्रोसिक एसिड। और एक वीक बेस ले लो, वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो सोल्ट बनेगा कौन सा बनेगा? NH4CN। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनाइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम साइनाइड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये किसके एग्जांपल है? ये सिंपल बफर के एग्जांपल है। सिंपल बफर आर मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर है? ओके, अब दूसरी बात आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बफर। अब मिक्स्ड बफर किसके बनते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। ये फर्दर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, पहला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? एसिडिक बफर। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक बफर। पहला है उसको हम बोलते हैं क्या? एसिडिक बफर, और दूसरा क्या है? बेसिक बफर।
अब देखो एसिडिक बफर है, एज द नेम इंडिकेट्स, तो उसका पीएच क्या होगा, क्या होगा, लेस देन 7 होगा। बेसिक बफर का पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे कि जिसका पीएच है लेस देन 7 हो, और बेसिक बफर का जो पीएच है वो क्या होता है, मोर देन 7 होता है। तो एसिडिक बफर किसके बनते हैं, एसिडिक बफर बनते हैं किसके, एक वीक एसिड के प्लस उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट हो, प्लस में salt of that weak acid with a strong base। तो वो जो बफर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक वीक एसिड ले लिया, क्या, CH3COOH, एसिडिक एसिड ले लिया, प्लस में इसी एसिडिक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ सोल्ट बना देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो ये जो पेयर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एसिडिक बफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, सिमिलरली और एग्जांपल ले लेता हूं, एक वीक एसिड मैंने ले लिया क्या, HCl, हाइड्रोसायनिक एसिड, और इसी वीक एसिड का मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ सोल्ट बनाया, क्या बनेगा, NaCN, क्या बन गया ये आपका, ये भी बन गया आपका क्या, एसिडिक बफर बन गया। और एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया क्या, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, वीक एसिड होता है, पी के वैल्यू कितना होता है, 3.389 कुछ इतना होता है। ठीक है, अब इसी नाइट्रस एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 बन जाएगा, NaNO2, इसके साथ सॉल्ट, तो क्या है, ये भी आपका एसिडिक बफर है, सिंपल। और एग्जांपल ले सकता हूं मैं, और एग्जांपल में देखो ध्यान से क्या ले सकता हूं, H2CO3, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, इसी कार्बोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में क्या हो जाएगा, Na2CO3, क्या बन गया, ये एसिडिक बफर बन गया, सिंपल एग्जांपल। अब आ गए थे किसके ऊपर, बेसिक बफर के ऊपर। तो बेसिक बफर क्या होते हैं कि These are made up of, पहले तो क्या लोगे, एक वीक बेस लोगे, क्या लोगे, एक वीक बेस प्लस सोल्ट लेना है ऑफ दैट वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। कहानी क्लियर है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल कौन सा हो गया, एक वीक बेस हमने उठा लिया, कौन सा, NH4OH ले लिया। अब इस NH4OH का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोल्ट क्या बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो पेयर है वो क्या कंस्टिट्यूट करेगा, बेसिक बफर कंस्टिट्यूट करेगा, पीएच क्या होगी इसकी, मोर देन 7 होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक वीक बेस और उठा लिया, क्या, सेम, पहले तो ये ले लेता हूं, NH4OH, इसी NH4OH का मान लो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोल्ट बनाया, क्या नाम होगा उसका, अमोनियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा NH4 का ट्वाइस SO4, NH4 का ट्वाइस SO4। का नहीं समझ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो हमारे पास जो बफर्स होते हैं, बफर सॉल्यूशन होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंपल बफर और दूसरा कौन सा है, मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर किसके बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। और मिक्स्ड बफर अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या हुआ, pH विल बी लेस देन 7, बेसिक बफर का मतलब क्या हुआ, pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो यहां पर एसिडिक बफर में क्या होगा, एक तो वीक एसिड होगा, ध्यान रखना, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी या स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बनाता है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक बफर यानी यू हैव टू टेक अ वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद सम स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। और बेसिक बफर में क्या लेना आपको, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद सम स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो हमने दो टाइप के बफर लिए हैं, हम क्या करेंगे, एक एक करके हम पीएच निकालेंगे इनका। तो सबसे पहले इस सिंपल बफर का पीएच निकालना तो बड़ा इजी है भाई। सोल्ट क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है। हमने सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने एक जो सोल्ट था वीक एसिड और वीक बेस का, उसका हमने पीएच निकाला था। तो वो पीएच का फॉर्मूला क्या था, वो था 7 प्लस में हाफ
pKa माइनस हाफ pKb। सिंपल है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको pK का वैल्यू दे दे, pKb का वैल्यू दे दे, पुट कर दो, pH निकल जाएगी। तो सिंपल बफर का pH निकालना बड़ा इजी है। अब बात आता है कि मिक्स्ड बफर का pH, यानी एसिडिक और बेसिक बफर का हमको pH निकालना है। तो ये हम लोग निकालेंगे, अच्छे से डेरिवेशन पढ़ेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। मिटा देता हूं इसको मैं एक बार। कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझ के कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, हमारे लिए न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन आता है, तो हमारे जो 4 नंबर है वो कंफर्म होने चाहिए इसमें भी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। और एक साइड में हम लोग ले लेंगे क्या, एक साइड में ले लेंगे हम लोग क्या, पीएच। अब बेसिक बफर में हम लोग क्या निकालेंगे, पीओएच। आप पीएच भी निकाल सकते हो 14 में से माइनस करके, तो मैं क्या निकाल दूं एक बार, तो पीओएच ऑफ बेसिक बफर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एसिडिक बफर में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। किसका एग्जांपल लूं, देखो यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या, एक वीक एसिड CH3COH एसिटिक एसिड प्लस में CH3COONA सोडियम एसिटेट, ठीक है। ये हमने पेयर ले लिया। अब देखो है क्या, अब ये क्या आपका वीक एसिड, तो आपको उस वीक एसिड को डिसोशिएट करना है। तो देखो CH3COOH ये आपको डिसोशिएट होकर क्या देगा, CH3CO नेगेटिव प्लस में क्या देगा, H पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर जब आपने एसिड को डिसोशिएट किया तो क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लगेगा। तो ये जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka किसके इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब आपको क्या निकालना, पीएच, और पीएच के लिए आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कहां है, यहां है। तो एक काम करो कि लीव द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हियर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट साइड, ठीक है। तो क्या कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka इनटू ये यहां पे आके मल्टीप्लाई हो गया CH3COOH का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन। क्लियर कहानी है। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, Ka इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, CH3COH एसिड है, और ये एसिटेट आयन क्या है, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, यानी कॉन्जुगेट है। तो मैं इसको एक बार एसिड लिखता हूं, मैं इसको क्या लिखता हूं, कॉन्जुगेट लिखता हूं, ठीक है। अब करना क्या अपने को, पीएच निकालना है, तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, नाउ बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा, विल गेट व्हाट, ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये हो गया आपका नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ओके। अब लॉग में जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाता है, लेकिन हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, तो क्या जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ क्या, इसको क्या लिख दूं मैं, एसिड लिख दूं, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको मैं इकट्ठा लिख देता हूं, ठीक है। K इनटू में लॉग में जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाता है, और नेगेटिव लॉग ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। ये बात क्लियर है, ओके। अब देखो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या हो गया, पीएच हो गया, और नेगेटिव लॉग ऑफ K क्या हो गया, pKa, क्या हो गया, pKa। अब फिर क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन इट्स कॉन्जुगेट। अगर इस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बनाता हूं, तो ये जो कॉन्जुगेट है इसको ऊपर ले जाऊंगा, एसिड को नीचे ले आऊंगा, यानी रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका। तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, concentration of what, conjugate upon concentration of
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पीएच निकालने का फॉर्मूला आ गया किसका, एक एसिडिक बफर का। तो एक एसिडिक बफर की पीएच किसके इक्वल होती है, pH is equal to pKa plus log of concentration of conjugate upon concentration of acid। अब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, हेंडरसन। तो हेंडरसन ने भी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया उन्होंने बोला, कहते कि ये जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा ना, तो क्यों ना इस कॉन्जुगेट को सोल्ट लिख दे। तो यहां पर उन्होंने क्या लिख दिया, pH is equal to pKa प्लस में log of concentration of salt upon concentration of क्या बनाएगा, एसिड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। यानी वो जो कॉन्जुगेट को उन्होंने क्या लिख दिया, सोल्ट लिख दिया की बात है, तो कोई इशू नहीं है। एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द pH ऑफ एन एसिडिक बफर। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब एक बार हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, पीओएच निकालते हैं बेसिक बफर का। तो सिंपल सेम मेथड है, ठीक है। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक वीक बेस ले लिया मैंने, क्या, NH4OH, और उसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ में सोल्ट ले लिया। क्लियर कहानी है। तो क्या होगा, सबसे पहले वीक कौन है, ये बेस है, इट नीड्स टू बी डिसोशिएटेड। तो सबसे पहले डिसोशिएट होगा, NH4OH डिसोशिएट होकर क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये कहानी क्लियर है। तो फिर बेस डिसोशिएट हो रहा है, तो क्या आएगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। इजी था। आपको क्या निकालना है, POH, एंड फॉर POH यू नीड व्हाट, OH कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो यहां पर है, तो इसको याद छोड़ दो, बाकी सब टर्म्स को यहां ले जाओ। तो क्या बचेगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। सिंपल था। अब वही सेम कहानी करनी, क्या, नाउ बाय टेकिंग व्हाट, नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में नेगेटिव लॉग ले लो। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, और लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस, नेगेटिव लॉग ले रहे तो आगे साइन क्या जाएगा, माइनस, नेगेटिव लॉग ऑफ क्या, इसको क्या लिखूं मैं, बेस, और ये क्या है, बेस का कॉन्जुगेट। समझ गए कहानी, कोई इशू नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका POH किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb क्या हो जाता है, PKb। अब देखो इस नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव प्लस करना चाहूं तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा, प्लस में लॉग ऑफ कॉन्जुगेट कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बड़ा इजी सा ये है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है। ये एसिडिक बफर था तो pH निकाला, ये बेसिक बफर था तो pOH निकाला। तो यहाँ पे वीक एसिड है तो pKa प्लस, यहाँ पे वीक बेस है तो pKb प्लस। लॉग ऑफ क्या है, कॉन्जुगेट बाय एसिड, यहाँ भी वही है, कॉन्जुगेट बाय में बेस। तो आपको शायद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और ये फॉर्मूला भी आपको इमीडिएट याद हो जाएगा। अब देखो सेम वही कहानी, हेंडरसन इक्वेशन, इसके लिए भी हेंडरसन इक्वेशन में आपको करना कुछ नहीं है, जो कॉन्जुगेट है उसको क्या कर दोगे, सोल्ट लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू PKb प्लस में लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर का pH एंड POH निकालना बहुत इजी है। कल को आपको बोल दे कि बेसिक बफर का pH चाहिए तो pH कर देंगे। तो अब मेरे को ये बताओ, pH प्लस POH कितना होता है, 14। तो फिर pH क्या होता है, 14 माइनस में POH, तो लिख दो pH इज इक्वल टू 14 माइनस में POH विच इज इक्वल टू 14 माइनस। अब ये POH की जो भी वैल्यू है वो यहां ले आओ, माइनस का साइन आगे है, तो 14 माइनस में क्या हो जाएगा, PKb, और प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय बेस। पक्का। अब माइनस को अगर मैं प्लस करना चाहूं
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय बेस जो आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, बेस बाय सोल्ट, तो log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो आप पीएच भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो अच्छे से एक बार इसको कीजिए, फिर हम लोग आगे और निकालते हैं। कुछ आया अच्छे से समझ आप लोगों को, ठीक है। पीएच और पीओएच एसिडिक और बेसिक बफर का निकालने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का मिटा दो इसको। चले आगे थोड़ा सा, चलो अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, हम लगाते हैं पीएच रेंज या फिर पीओएच रेंज निकालते हैं हम लोग, ठीक है, इसका एसिडिक और बेसिक बफर का। चलो अब क्या निकालते हैं हम लोग, पीएच रेंज। क्या निकालते हैं, पीएच रेंज ऑफ किसका, एसिडिक बफर का। और क्या निकालेंगे यहां पे निकालेंगे हम लोग क्या, पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर, पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, ये ले लिया आपने एसिड, और ये क्या ले लिया आपने, क्या ले लिया उसका, सॉल्ट ले लिया। क्या ले लिया, सॉल्ट, क्लियर। ओके, तो भैया सबसे पहले काम करो कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ले लो 1 और उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले लो कितना, उससे 10 टाइम्स। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, 10 टाइम ही ले सकते हो, उससे ज्यादा ले नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होगा, ये करने पे क्या होगा, तो पीएच क्या आएगी, पीएच का फॉर्मूला क्या है, pKa प्लस में लॉग ऑफ क्या है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 10 अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 1 हो गया, तो लॉग कितना हो गया 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आपके पास क्या आ गया, pH इज इक्वल टू pKa प्लस में 1। आपके पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि आप एक काम करो कि जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ले लो 10 और बेस का ले लो कितना 1, यानी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सोल्ट के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स ले लो, क्लियर है। ये लेने से क्या आएगा, पीएच कैसे आएगी, तो पीएच क्या हो गई, ये हो गया pKa प्लस में लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, सोल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया आपने 1 लिया है, तो लॉग ऑफ कितना जाएगा 1 अपॉन एसिड का कितना है 10, पक्का। तो 1/10, इस 10 को ऊपर ले आऊंगा तो क्या होगा 10 टू रेज -1, और log 10 टू रेज -1 कितना आएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा, pH आ जाएगा आपके पास pKa माइनस का 1, ये आ गया नंबर 12। तो कहने का मतलब है कि अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सोल्ट के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स लो, या सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स लो, तो पीएच में रेंज कितनी बनती है, तो देखो यहां पर आपका जो पीएच रेंज है, वो कितना आ गया, तो पीएच क्या है, इस वन कंडीशन में पीएच होती है pK प्लस 1, सेकेंड कंडीशन में पीएच क्या है pK माइनस 1, तो पीएच क्या आ गया pKa प्लस -1, तो ये क्या आपका पीएच रेंज है। यानी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स चेंज करते हो तो पीएच क्या होगी, pK प्लस 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। तो ये क्या है, इसका एसिडिक बफर का पीएच रेंज है, pKa प्लस -1। ये बात समझ गए। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर आ जाए तो पहली कंडीशन वही, ये क्या आपके पास है क्या, बेस है, और ये आपके पास क्या है, सॉल्ट है। तो सेम वही कहानी करनी है अपने को, पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेता हूं और सोल्ट की इसके कंपैरेटिवली 10 टाइम्स कर देता हूं। तो जो POH है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, तो कितना आ जाएगा 10/1, तो log 10 कितना होता है 1, तो आपके पास आ गया POH इज इक्वल टू pKb प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरे टाइम में क्या करोगे, सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लिया और बेस का उससे ज्यादा 10 टाइम्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास POH इज इक्वल टू
पी के बी प्लस में log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, सोल्ट कितना है 1 अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस कितना है 10, तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब 10 टू रेज -1 log 10 टू रेज -1 कितना होता है -1, तो आपके पास जो POH आ गया क्या, PKB -1। कंडीशन नंबर कितनी आ गई 2। दो बात क्लियर है। अब इसका मतलब जो POH रेंज आपके पास आई है, POH रेंज वो कितनी आई है, वो आई है PKB प्लस माइनस में 1, PKB प्लस माइनस में 1। क्लियर है ये बिल्कुल, ठीक है, कोई ज्यादा टफ था नहीं इसके अंदर। अब देखो थोड़ा सा आगे हम लोग चले, अगर हम लोग क्या निकाले, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन निकाले कि मैक्सिमम कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, इसके बाद हम निकाल रहे हैं क्या, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन निकाल रहे हैं, किसका, एसिडिक बफर का, किसका, एसिडिक बफर का। तो मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन कब होगी, जब हम एसिड और उसके सोल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल कर दे, ठीक है ना। इक्वल करने का मतलब क्या है, ये भी 1 मान लो, सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी हमने क्या मान लिया 1 मान लो, या ये भी 2 मान लो, ये भी 2 मान लो, या ये 0.1 मान लो, ये 0.1 मान लो, यानी दोनों को इक्वल करो। इक्वल करोगे तो क्या आएगा, तो फिर पीएच का फॉर्मूला क्या है, pKa प्लस में log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या, सोल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, दोनों कितना है 1 1, तो क्या आ जाएगा 1/1, log 1 कितना होता है 0, तो pH किसके इक्वल आ गया pKa। मींस अगर एसिड और सोल्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ले लोगे तो आपका पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, pKa के इक्वल हो जाएगा। और एग्जाम में इस मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं, हम लोग करेंगे भी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो अब यही कहानी यहां पे करते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन ले लेते हैं, देखो ध्यान से, यही हम लोग यहां करेंगे क्या, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन, किसके लिए, फॉर बेसिक बफर के लिए। कब होगा, जब आप इसको भी 1 ले लो, बेस की कॉन्सेंट्रेशन को, सोल्ट को भी 1 ले लो। 1 1 कोई जरूरी नहीं कि आपको 1 1 लेना है, मतलब है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को आपको इक्वल लेना है, ठीक है। तो फिर पीओएच का फॉर्मूला क्या है, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कितना है 1/1, log 1 कितना होता है 0। तो सेम कहानी यहां पर भी आ गई, तो पीओएच किसके इक्वल आ गया, पीकेबी के इक्वल आ गया। या कई बार कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको दे दे कि फॉर ए बेसिक बफर आपको दे दिया जाए और उस बेसिक बफर में pKb इज इक्वल टू POH, समझ जाना कि आपको सोल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है कहानी। तो ये था आपका कौन सा, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन का, ठीक है। अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो अभी मैं इसको जा रहा हूं मिटाने, ठीक है। अब मिटा के अभी क्या करने वाले हैं, अभी ये करने वाले हैं कि जैसे हमने क्या बोला कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन इट्स पीएच अपॉन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इन इट। स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि भर भर के उसमें एसिड डाल दो, भर भर के बेस डाल दो, ठीक है। 2 लीटर एसिड डाल दिया, अब 2 लीटर एसिड डालने से तो सर पीएच तो चेंज होगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालने से जिस सॉल्यूशन का पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। कहानी क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर पीएच में चेंज क्यों नहीं आता अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो वो बताता हूं कि पीएच में, बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज कैसे नहीं आता है। जैसे हमने ये एक बफर सॉल्यूशन ले लिया, कौन सा, एसिडिक बफर। अब ये देखो इस एसिडिक बफर में है क्या, CH3COOH है, ठीक है ना, और प्लस में क्या है CH3COON है। डिसोशिएट होके रिवर्सिबल का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वीक है। डिसोशिएट होके क्या देगा, अरे भाई ये तो वीक एसिड है, और वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब इसको तो मैं लिख दूं एज इट इज CH3COH, प्लस में ये क्या है, सोल्ट है, किसका, उसे वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्वेश्चन होता है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा डिसोसिएशन हो जाएगा।
अब डिसोसिएशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? NaOH। NaOH ने क्या दिया? OH नेगेटिव, और उस OH नेगेटिव ने CH3CO यानी वीक एसिड से H पॉजिटिव निकाल लिया। पीछे क्या बचा? CH3CO नेगेटिव, और ये क्या है? Na पॉजिटिव। तो प्लस में क्या बचा? CH3CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। अब देखो ये तो एसिड है और इस एसिड का क्या है? कॉन्जुगेट है। तो फिर ये Na पॉजिटिव यहां पर क्या काम कर रहा है भैया? ये है स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्टेटर आयन। दर्शक का भैया ये ऑडियंस है, ठीक है? ओके, ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट है, और ये क्या हुआ? स्पेक्टेटर आयन हुआ। अब देखो पहली कंडीशन क्या है? ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अगर हम लोग यहां पे इसमें अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दें, अब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आप मान लो HCl है। अब देखो ये देखो कि जो HCl है डिसोशिएट होकर क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव देगा ना। तो हुआ क्या कि प्रोडक्ट में H पॉजिटिव है। अब यहां पर प्रोडक्ट में क्या है? एसीटेट आयन है। तो जैसे ही इस HCl ने H पॉजिटिव दिए, अगर ये H पॉजिटिव सॉल्यूशन में रह जाता तो सॉल्यूशन क्या बन जाता? एसिडिक बन जाता। लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव आया तो अब ये देखो ये CH3CO नेगेटिव, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है किसका? वीक एसिड का। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो यहां से H पॉजिटिव को पिकअप कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। क्या बना देगा भैया? ये बना देगा CH3COH। क्या बना देगा? CH3COH। कहानी क्लियर है? इसका मतलब ये ज्यादा बन जाएगा। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रहे ही नहीं। जो गया H पॉजिटिव उसको किसने पिक कर लिया? एसीटेट ने पिक कर लिया, ठीक है? इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रहे नहीं, बचे ही नहीं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका एसिडिक नहीं होगा। pH 7 से बिलो जाएगी, लेकिन और कम नहीं जाएगी। समझ गए ना? pH में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दूं, जैसे मान लो मैंने क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया, NaOH क्या देगा? डिसोशिएट होके Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ये तो देगा, ठीक है? अब देखो अगर सॉल्यूशन में ये OH नेगेटिव एसिड रह गया तो सॉल्यूशन तो बेसिक हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगी ना। लेकिन जैसे ही OH नेगेटिव सॉल्यूशन में आया, इस OH नेगेटिव ने क्या काम करेगा? अब आपके पास सॉल्यूशन में आपको ये भी तो दिखाई दे रहा है, क्या है ये? एसिटिक एसिड। तो भैया ये OH नेगेटिव, ये बेस है, ये एसिड है। इस OH नेगेटिव ने इमीडिएट, ये क्या आपका वीक एसिड है, इमीडिएट क्या काम किया? इस वीक एसिड से किसको ग्रैब करेगा? H पॉजिटिव को। क्या बना देगा? ये बना देगा आपके पास CH3CO नेगेटिव प्लस में H2। ये लो भैया H2 आ गया, वो तो न्यूट्रल होता, pH पे फर्क करेगा नहीं, सही है ना? और सॉल्यूशन में वापस जो CH3CO नेगेटिव यहां पर यूज हुआ था, वापस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसका मतलब OH नेगेटिव सॉल्यूशन में बचेगा ही नहीं, तो pH में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसी का मतलब क्या है कि when we add a small amount of acid or base in a buffer solution, pH चेंज नहीं होता है। क्लियर है कहानी? अब सेम कहानी यहां पर आप बेसिक बफर में कर दो, फटक से कर दो। क्या हो जाएगा? NH4OH। ये तो क्या है? वीक बेस है, डिसोसिएशन बहुत ही कम है, ठीक है? मैं कर ही नहीं रहा हूं। प्लस में ये क्या है? NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये तो था ना, पहले मैं लिख देता हूं NH4Cl। क्या देने वाला है? NH4OH एज इट इज प्लस में NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। कहानी क्लियर है? अब यहां पर ये तो है आपका वीक बेस, और ये उस वीक बेस का ये क्या है? कॉन्जुगेट है। तो भैया ये कौन है? दर्शक क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्टेटर आयन। ये तो ऑडियंस हुआ ना, ये क्या हुआ? स्पेक्टेटर आयन हुआ। अब देखो पहली कंडीशन हुई क्या? ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। थोड़ा स्मॉल अमाउंट यानी थोड़ा अमाउंट का हम लोग एसिड डाल देते हैं, जैसे हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। क्या देगा? डिसोशिएट होके H पॉजिटिव प्लस में C नेगेटिव।
कहानी क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर वही कहानी, अगर ये H पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गया, बच गया, तो क्या हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। तो क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है, जैसे ही ये बना, सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। तो ये H पॉजिटिव उस वीक बेस से क्या निकालेगा, OH नेगेटिव, क्या बनेगा, वाटर। तो देखो क्या होने वाला है, NH4OH प्लस में H पॉजिटिव, प्लस में H पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, समझ आएगी ना कहानी? पहले बनेगा क्या, NH4OH का ट्वाइस पॉजिटिव, फिर वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में वाटर, क्या बन गया, वाटर। वाटर तो न्यूट्रल होता है, पीएच पे कोई फर्क करने नहीं देगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑन एडिशन of a small amount of base in it, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया NaOH, क्या देने वाला है, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव देने वाला है, क्लियर। अब अगर ये OH नेगेटिव सॉल्यूशन में बच गया तो बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन बचेगा नहीं, क्यों कि ये OH नेगेटिव है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस NH4 पॉजिटिव के साथ। क्यों, NH4OH क्या है, वीक बेस, तो ये NH4 पॉजिटिव क्या है, इसी वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। एक वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये NH4 पॉजिटिव है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ, क्या बनाएगा, NH4OH। अब ये NH4OH वापस आ गया, यहां पर NH4OH यूज हुआ था, यहां पर ये वापस आ गया। यानी सॉल्यूशन में आपके पास ना तो H पॉजिटिव बचने वाले हैं, ना OH नेगेटिव बचने वाले हैं। इसका मतलब इस बफर सॉल्यूशन की पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कब, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इन इट। अंदर का कॉन्सेप्ट समझे आप लोग क्या है, अच्छे से इसको उतार लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे समझ अच्छे से आपको, चले आगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे एक छोटी सी बात और है इसके अंदर, क्या है, बफर कैपेसिटी। क्या है, बफर कैपेसिटी, पढ़ेंगे अच्छे से, ये भी क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, बड़ा इजी लग रहा होगा। अब आपका थोड़ा डर आयोनिक इक्विलिब्रियम से धीरे धीरे खुल गया होगा, है ना। तो देखो अब अगली जो टर्म है वो क्या है, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है कि जब हम किसी बफर सॉल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसका वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, जब हम किसी 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस डालते हैं, ताकि उसका जो पीएच है उस बफर सॉल्यूशन का वो 1 यूनिट तक चेंज हो जाए, या तो 1 यूनिट कम हो जाए या 1 यूनिट बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। तो क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस एडिड, number of equivalents of acid or base added in 1 liter of buffer solution, in 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit, 1 यूनिट तक इसकी pH चेंज हो जाए, तो उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लो वो बेटर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। तो देखो, तो बफर कैपेसिटी क्या हो गई, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस एडिड अपॉन क्या जाएगा, ठीक है, चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से सब कुछ इजी हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या दिया इन लोगों ने
कहते हैं कि when 2 moles of HCl is added, लिख लेते हैं, देखो क्या है, when 2 moles of HCl is added, आगे क्या बोलता है, to 1 liter of an acidic buffer solution, to 1 liter of an, क्या बोला, acidic buffer solution, ठीक है। its pH changes from, its pH changes from, कहां तक रहती है, 3.9 to 3.4, ठीक है। फाइंड इट्स बफर कैपेसिटी, क्या निकालना अपने को, इसका बफर कैपेसिटी, तो क्या बोला है, फाइंड इट्स बफर कैपेसिटी। क्लियर कहानी। तो अब ये देखो बफर कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है, बफर कैपेसिटी बड़ा सिंपल सा। तो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस। अब देखो आपको दिया HCl, अब HCl का n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो वहां पर आप नंबर ऑफ मोल लो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना, तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी सेम होगी, ठीक है। तो क्या बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस, कितने इक्विवेलेंट दिए उन्होंने, 2 मोल, यानी 2 इक्विवेलेंट हो गए, तो ये तो हो गया आपका 2 अपॉन, और किसमें डाला है, 1 लीटर में, क्लियर बात था, ये तो लिखा था हमने 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, अपॉन में क्या, चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पीएच कितना चेंज हो रहा है, 3.9 से 3.4 हो रहा है, तो चेंज कितना हो गया, 3.9 माइनस 3.4 कितना, 0.5, तो 2 को अगर 0.5 से आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 4, तो बफर कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4, बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है ना। ओके कीजिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए। चलो आइए अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसके ऊपर, बफर सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, AIPMT 2002 में आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH। अब ये NH4OH क्या है, वीक बेस है, एंड 0.1 नॉर्मल NH4Cl। अब ये NH4Cl क्या है, उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl के साथ में सोल्ट है, ठीक है ना। It has a pH of this one, then find out the pKb of NH4OH। बेसिक बफर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो ध्यान से, ठीक है। हमको क्या निकालना है, pKb निकालना है, किसका, इस बेस का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेसिक बफर में हमने क्या पढ़ा था कि जो POH है वो किसके इक्वल होता है, वो आता है pKb, उसके बाद प्लस लॉग ऑफ क्या, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में बेस कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, हेंडरसन इक्वेशन है, किया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी देखो यहां पर सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कहां है, सोल्ट NH4Cl कितना है, 0.1 नॉर्मल, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है, 0.1 नॉर्मल, यानी सोल्ट और बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आपका जो POH है वो किसके इक्वल आ गया, pKb के इक्वल आ गया। क्लियर कहानी है, कोई इशू है नहीं, पक्का। चलो अब उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे कि pH आपको दिया है 9.25, तो एक चीज देखो यहाँ, pH प्लस में POH कितना होता है, 14 होता है। अगर आपको pH 9.25 दिया है, 9.25 प्लस में क्या है, POH कितना हो गया, 14, तो POH कितना हो गया, 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 9.25 कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.75। तो आपका जो POH है वो कितना आ गया, 4.75 आ गया। तो POH की जगह क्या लगा दो, 4.75, किसके इक्वल है, PKB। क्या निकालना आपको, PKB निकालना है, PKB कितना आ गया आपका, 4.75। इजी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। समझ गए कहानी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कीजिए और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, AIPMT 2010 में आया हुआ है, क्या बोलते हैं, इन ए बफर सॉल्यूशन containing equal concentration of B negative and HB। अब आपको B नेगेटिव दिया है और साथ में क्या दिया है, HB दिया है, ठीक है। The Kb for B negative is, देखो आपको जब HB दिया है इसका मतलब एसिड दिया है, इसका मतलब they are talking about acidic buffer, ओके। अब एसिडिक बफर में तो क्या आता है, Ka आता है, क्योंकि वीक एसिड होता है ना,
लेकिन आपको इन्होंने क्या दिया है, Kb दिया है। लेकिन फिर एक बात ये देखो, ये एसिड है, Hb अगर एसिड है तो B नेगेटिव उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है उनके लिए जो Ka इनटू में Kb किसके इक्वल आता है, 10 टू रेज माइनस 14 के इक्वल आता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको Kb कितना दिया है, Kb दिया 10 रेज टू पावर माइनस 10 दिया है, और आपको क्या निकालना है, Ka निकालना है, निकाल लो। ठीक है, अब ये -10 इस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, या फिर कर दूं ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, फिर -10 ऊपर जाके प्लस, बात तो एक ही है। तो आपके पास Ka कितना आ गया, वो आ गया 10 टू रेज -4, 10 टू रेज कितना आ गया, -4। अगर K 10 टू रेज -4 है तो Pk कितना हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू रेज -4 यानी 4 हो गया। तो आपके पास जो Pka है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ये कहानी क्लियर है। अब इसको देखो सोल्व कैसे करें ध्यान से। तो क्या करेंगे हम लोग, जो अभी क्या कौन सा बफर है, ये एसिडिक बफर है। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच किसके इक्वल होती है, Pka प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये बात क्लियर है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, यानी ये कंसंट्रेशन इक्वल है तो कैंसिल आउट होगी, log 1 हो गया, log 1 क्या होगा 0, तो pH किसके इक्वल हो गया, Pka, और Pka आपने कितना निकाला है 4, तो pH भी कितना हो गया आपका 4 हो गया। pH कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर कौन सा 1 इज करेक्ट। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था ये भी। चलिए आगे चलते हैं। एम्स 2003 में एक बेसिक सा क्वेश्चन था, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। अब बफर कौन सा नहीं होता है, अगर एसिडिक बफर है तो उसमें आपका एसिड वीक होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बफर नहीं बनाते हैं, ठीक है, पढ़ा हमने अच्छे तरह से। अब देखो पहला क्या बोलता है, इसने बोला इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, पहला बोलता है 0.8 मोलर H2S। अब H2S तो एक वीक एसिड होता है, ठीक है, और उसका सोल्ट बना है किसके साथ में, KOH के साथ में, यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो ये तो बफर बनाएगा, ठीक है। तो ये बफर बनाएगा तो ये नहीं होगा, इसने बोला ना कि नॉट ए बफर। दूसरा कंसंट्रेशन 2 मोलर सेम है। अब ये क्या दिया इन्होंने, C6H5NH2 एनिलीन दिया है, तो एनिलीन भी क्या होती है, वीकली बेसिक होती है, ओके। और ये क्या दिया है, उस एनिलीन का एक स्ट्रॉन्ग एसिड HBr उसके साथ में सॉल्ट बनाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी आपका बफर होगा, बट हमको तो क्या फाइंड करना है, नॉट। फिर 3 मोलर कंसंट्रेशन सेम है। ये क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं वो क्या है, कार्बोनिक एसिड है। CO2 गैस प्रेशर के साथ डाली गई है, कौन से लो से, हेनरी लो। तो कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, और उसी कार्बोनिक एसिड का KOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या बनाया, सोल्ट बनाया है, तो ये भी बफर बनाएगा, बट हमें क्या ढूंढना है, नॉट। अब देखो कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या दिया आपको, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बफर नहीं बनाएगा, और उसी स्ट्रॉन्ग एसिड का यहां पर KOH के साथ में क्या बनाया, सोल्ट बनाया, तो ये आपका बफर नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर, तो भैया फोर्थ इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। कहानी समझ आ गई कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AIPMT 2006 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए बफर, यानी जो बफर बनाएंगे, तो बफर बनाएंगे तो आपको क्या देखना है, वीक एसिड या वीक बेस। देखो सबसे पहले देखो क्या दिया, HNO2 नाइट्रस एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, और उसी वीक एसिड का NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या है, सोल्ट है, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सोल्ट है, तो ये तो आपका बफर बनाएगा ही बनाएगा भैया। दूसरे में आते हैं NaOH, पहले स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, ठीक है, बफर नहीं बनाएगा। तीसरा HNO3 क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं बनाएगा। चौथा क्या दिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंडिकेटर, जो कि आपके एसिड बेस टाइट्रेशन में अच्छे से काम आता है ना। तो क्या है टॉपिक का नाम, इंडिकेटर। तो पहले तो माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इंडिकेटर क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेट करना, क्या इंडिकेट करता है कि दोज सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स which indicates the nature of solution, कि भाई सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है।
अब हमको कैसे इंडिकेट करेंगे? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमको मान लो राइट साइड में मुड़ना है तो हम लोग राइट डिपर चला देते हैं, लेफ्ट डिपर चला देते हैं, है ना? तो क्या वो कलर दिखता है हमको, या कोई ग्लो साइन बोर्ड लगा है किसी कलर का तो कलर दिखता है। तो वैसे ही क्या काम करेंगे, ये अपना खुद का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमको ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो पहले तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि दोज substances or you can say what compounds which indicate the nature of acid और बेस। नेचर ऑफ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, कि आपका सॉल्यूशन है एसिडिक होगा या बेसिक होगा या क्या होगा, है ना? तो विच इंडिकेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंजेस देयर सेल्फ कलर, खुद का कलर चेंज करके बताएंगे हमको ये। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर। क्लियर कहानी? चलो अब देखो ध्यान से, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है एसिडिक इंडिकेटर और एक कौन सा होता है, बेसिक इंडिकेटर, ठीक है? तो पहला क्या लिखा हम लोगों ने, एसिडिक इंडिकेटर। अब देखो एसिडिक इंडिकेटर बोल रहा है तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, तो मैं इसको सिंपल लिख दूं HIN। अब IN तो शॉर्ट हो गया इंडिकेटर के लिए, और H लगाया हुआ H पॉजिटिव देगा तो क्या हो गया, एसिडिक इंडिकेटर। मैंने जनरलाइज किया इसको। दूसरा कौन सा हो गया, बेसिक इंडिकेटर। अब बेसिक इंडिकेटर क्या देने वाला है, OH नेगेटिव आयन देने वाला है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, INOH। यानी इन जनरल हम लोगों ने इसको लिखा है। क्लियर कहानी? अब देखो ध्यान से कि ये जो एसिडिक इंडिकेटर है HIN, ठीक है, ये डिसोशिएट होकर के क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में IN नेगेटिव देने वाला है, ये तो है। और सिमिलरली ये बेसिक इंडिकेटर ये डिसोशिएट होकर क्या देगा, IN पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव देने वाला है। क्लियर है? ओके। अब बात ये है कि कोई भी इंडिकेटर है वो अपने से अपोजिट मीडियम में काम करता है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इंडिकेटर के ऊपर जो दो थ्योरीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें ये पॉइंट अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है? तो देखो पहली जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम क्या है, ओस्टवर्ल्ड थ्योरी। क्या नाम उस थ्योरी का, ओस्टवर्ल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, और जो दूसरी थ्योरी है वो थ्योरी कौन सी है, बेंजीनॉइड एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के ऊपर दो थ्योरीज है, कौन कौन सी, एक तो ओस्टवर्ल्ड थ्योरी और दूसरा बेंजीनॉइड एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी। एक एक करके दोनों थ्योरीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा ले लेता हूं, ओस्टवर्ल्ड थ्योरी को ले लेता हूं। अब इस ओस्टवर्ल्ड थ्योरी के कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट कौन कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ओस्टवर्ल्ड क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि एवरी इंडिकेटर इट इज मेड अप ऑफ अ वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस, ठीक है? तो क्या बोलते हैं ये, इंडिकेटर्स आर मेड अप ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेस। कोई भी इंडिकेटर होगा वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होगा। क्लियर है? चलो दूसरी बात क्या बोलता है कि एक इंडिकेटर है अपने खुद के मीडियम में, जैसे अगर एक एसिडिक इंडिकेटर है तो एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है? तो उसके अंदर तो, या फिर मैं बोल दूं उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म बोल दूं, तो उसके अंदर तो वो क्या रहता है, लाइट कलर में रहता है या फिर कलरलेस रहता है। और अगर वो अपोजिट मीडियम में आ जाए, यानी वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाए, तो उसका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो क्या लिखा है यहां पे हमने, एवरी इंडिकेटर इज कलरलेस और लाइट इन कलर इन इट्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म and dark in color
इन इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, चलो नंबर थर्ड पॉइंट क्या था, ऑसबोर्न ने बोला कि हर एक इंडिकेटर है, एवरी इंडिकेटर वो अपने से अपोजिट मीडियम में ही काम करता है। तो क्या लिखा इन्होंने कि एवरी इंडिकेटर वर्क्स इन अपोजिट मीडियम, अब अपोजिट मीडियम का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक एसिडिक इंडिकेटर है तो वो बेसिक मीडियम में काम करेगा, और एक बेसिक इंडिकेटर है वो किसमें काम करेगा, एसिडिक मीडियम में काम करेगा। ये 3 पॉइंट्स अच्छे से हो गए, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो, उतार लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसिडिक इंडिकेटर है। मैं एसिडिक इंडिकेटर का आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल क्या है, फिनोल्फेथलीन। आपने लैब में जब टाइट्रेशन किया होगा तो वहां पे फिनोल्फेथलीन जरूर देखा होगा, है ना, ठीक है। अब फिनोल्फेथलीन एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो क्या मैं इसको लिख दूं HPH, शॉर्ट में लिख दूं इसको HPH, क्यों, H या H पॉजिटिव देगा, पीएच किसके लिए लिख दिया, फिनोल्फेथलीन के लिए। और बेसिक इंडिकेटर का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं क्या, जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज, बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है। अब मिथाइल ऑरेंज है, मैं इसको क्या लिख दूं Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल, और उसके बाद ये बेसिक है तो क्या लगा दिया मैंने, OH लगा दिया। कहानी क्लियर है। अब देखो पहली बात तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या बात ये है कि ये जो HPH है डिसोशिएट होके क्या देने वाला है, H पॉजिटिव प्लस में PH नेगेटिव, ये देने वाला, ठीक है। अब देखो इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में क्या, जैसे मान लो हमने डाल दिया HCl, डाल दिया HCl, क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये देगा। तो एक चीज नोटिस करो, अब क्या हुआ यहां पर, अगर एसिडिक मीडियम में है तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब जैसे ही H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड में शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इस HPH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दिस pH नेगेटिव, मींस concentration of HPH is greater than concentration of pH नेगेटिव। अब देखो ये जो HPH है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। देखो ये इसकी क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, और उसमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कोई भी इंडिकेटर या तो कलरलेस होगा या लाइट इन कलर होगा, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्या है, कलरलेस है। और ये pH नेगेटिव उसकी क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म है, और इस आयोनाइज्ड फॉर्म में ये कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अब बात ये है कि अगर एसिडिक मीडियम में, यानी इस फिनोल्फेथलीन जो कि एसिडिक इंडिकेटर है, उसको उसी के मीडियम यानी एसिडिक मीडियम में डाल दे, तो इस फिनोल्फेथलीन की यानी उसकी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड फॉर्म से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कलरलेस रहेगा, क्या रहेगा, कलरलेस। अब देखो अगर मैं कर दूं क्या, इन बेसिक मीडियम में लिया, मान लो हमने क्या डाल दिया, यहां पर NaOH डाल दिया, NaOH क्या देने वाला है, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो कि ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव सॉल्यूशन में आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। वाटर बनाने का मतलब क्या हुआ कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर प्रोडक्ट में किसी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है तो इक्विलिब्रियम उसी की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में शिफ्ट, यानी फॉरवर्ड में शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे, और फॉरवर्ड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, pH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो pH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किससे, HPH से। अब किसका कंसंट्रेशन बढ़ा है, आयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन बढ़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन पिंक। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिकेटर अपने से अपोजिट मीडियम में क्या है, काम करता है। खुद के मीडियम में वो या तो कलरलेस होगा या लाइट इन कलर होगा, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। और अगर वो अपोजिट मीडियम में गया, इसका मतलब क्या हो गया, आयोनाइज्ड फॉर्म में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, डार्क इन कलर हो जाएगा। ये कहानी समझ आ गई। और सेम कहानी किसके लिए है, इसी बेसिक इंडिकेटर के लिए है। दोबारा से बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग अच्छे से। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको निकालना है क्या है,
पीएच निकालना है, किसका? एसिडिक इंडिकेटर का और बेसिक इंडिकेटर का। क्लियर है? चलो मैं इसको मिटा दूं एक बार, चलिए मिटा देता हूं। ओके, ये भी मिटा दूं एक बार, अभी एग्जांपल की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? पीएच, पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। तो पीएच निकालते हैं। अभी एसिडिक इंडिकेटर क्या है? जैसे HIN डिसोसिएट होकर क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस में IN नेगेटिव देगा, तो फिर तो K, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, अब इसके क्या लिख दूं मैं? KI। Here I stands for indicator, मैं लिख दूं इंडिकेटर डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। ठीक है वही, सिर्फ नाम चेंज किया है। किसके इक्वल हो जाएगा? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में IN नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन HIN कंसंट्रेशन। आपको क्या चाहिए? पीएच, और पीएच के लिए आपको क्या चाहिए? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन चाहिए। H पॉजिटिव कहां है? यहां पर। ठीक है, तो H पॉजिटिव को यहां छोड़ो, बाकी सबको वहां ले जाओ, तो देखो क्या जाएगा? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा? KI इनटू HIN कंसंट्रेशन अपॉन क्या है? IN नेगेटिव कंसंट्रेशन। अब क्या करना है? बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो ये क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ KI मल्टीप्लाई, लॉग में मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, नेगेटिव लॉग ले रहे तो साइन किसका जाएगा? माइनस का। तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है? इंडिकेटर, और ये क्या है? उसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, HIN अपॉन में IN नेगेटिव। क्लियर है? अब ये नेगेटिव है, इसको अगर मेरे को पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो हो गया आपका पीएच। नेगेटिव लॉग ऑफ KI क्या हो जाएगा? PKI। ये नेगेटिव को अगर मैं प्लस करूं तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? I नेगेटिव। ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन HIN। अब ये देखो, ये IN नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सी फॉर्म हुआ आपका? आयोनाइज्ड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म हुई? अनआयोनाइज्ड। तो IN नेगेटिव लिखूं, इससे बेटर मैं क्या लिख दूं? क्या लिखूं? आयोनाइज्ड फॉर्म। क्या लिख दूं मैं? आयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा? अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन। तो आपके पास क्या आ गया? पीएच आ गया। इतनी कहानी बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सेम कहानी बेसिक इंडिकेटर के साथ कर दें, तो मेरे ख्याल से बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो बेसिक इंडिकेटर में क्या निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे, तो पीओएच कितना जाएगा? पीकेआई प्लस लॉग ऑफ किसका कंसंट्रेशन? वही क्या? आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। बड़ा सिंपल। और अगर यहां से मेरे को पीएच निकालना है तो 14 से इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। इजी। अब देखो यहां पे कि ये एसिडिक इंडिकेटर है, उसका अपने को क्या निकालना है? पीएच रेंज निकालना है। क्या निकालना है? पीएच रेंज, जो कि हमने जैसे बफर सॉल्यूशन में निकाला था। बात तो वही है। मिटा दो इसको अच्छे से। क्लियर है? चलो, इसके ऊपर भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, अब हम लोग क्या निकालें? हम लोग निकाल देते हैं क्या? पीएच रेंज। देखो ध्यान से, पीएच रेंज किसका? एसिडिक इंडिकेटर का। अब पीएच रेंज कैसे निकालेंगे? तो भैया एक काम करो, ये आपका इंडिकेटर हो गया HIN, और ये हो गया इसका क्या? IN नेगेटिव। क्या इसका? आयोनाइज्ड फॉर्म। पहले इसका कंसंट्रेशन 1 मान लो और इसका 10 टाइम्स मान लो। ठीक है, तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच आ जाएगा आपके पास क्या? PKI प्लस में लॉग ऑफ क्या था? आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म का कितना है? 10। अनआयोनाइज्ड में कितना है? 1। तो लॉग 10 कितना होता है? 1। तो पीएच कितना आ जाएगा आपके पास? PKI प्लस में 1। सारा वही जो बफर में किया था हम लोगों ने। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या कर दे? दूसरे में ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन ले लिया 10 टाइम्स और इसका ले लिया 1 टाइम, तो क्या हो जाएगा? पीएच कितना आ जाएगा? वही PKI प्लस में log ऑफ, अब कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 यानी 10 to raise -1,
और log 10 to raise -1 कितना होता है -1, तो pH आ जाएगा pKi -1। तो आपका जो pH रेंज था, pH रेंज कितना जाएगा, pH इज इक्वल टू pKi प्लस माइनस में 1। और यही कहानी अगर मैं यहां बेसिक इंडिकेटर में करूं, क्या, POH रेंज, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, POH इज इक्वल टू PKi प्लस माइनस में 1। कोई इशू नहीं है, सिंपल सा मेथड था, ठीक है, समझ आओगे पक्का। अच्छे से एक बार उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो आगे हमने पीएच रेंज तो निकाल लिया, पीओएच रेंज भी निकाल लिया। अब आगे हम लोग निकालते हैं क्या, न्यूट्रल कंडीशन फॉर इंडिकेटर्स। किसके लिए, न्यूट्रल कंडीशन। मिटा देता हूं इसको एक बार। क्या आगे, न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, नो वर्किंग कंडीशन, नो वर्किंग कंडीशन फॉर इंडिकेटर्स। अब ये न्यूट्रल कंडीशन कब आएगी, जब आपके पास ये जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, जैसे मान लो इस एसिडिक इंडिकेटर का ले लेता हूं, देखो HIN, ये अनआयोनाइज्ड और ये आयोनाइज्ड फॉर्म है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास pH क्या आएगा, वो आएगा किसके इक्वल, pKi प्लस, क्यों, लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और वो दोनों कितना 1, log 1 कितना होता है 0, तो आपके पास pH किसके इक्वल आ गया, pKi के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर आप बेसिक इंडिकेटर में करोगे तो वहां पे जो POH है वो किसके इक्वल आ जाएगा, pKi के इक्वल आ जाएगा। यानी न्यूट्रल कंडीशन हो गई, यहां पे नो वर्किंग कंडीशन हो गई। क्यों, क्योंकि भैया अब आपके पास जब आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, दोनों आपस में क्या हो गई, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका मतलब वर्किंग कंडीशन तो बची नहीं ना, न्यूट्रल हो गया ना वो तो ये कौन सी कंडीशन आपके पास, न्यूट्रल कंडीशन होती है, ठीक है, ओके। इसको उतार लीजिए, इसको भी अच्छे से। चलिए आगे हम एक टेबल को स्टडी करते हैं, किसकी, इंडिकेटर की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो टेबल दिया हुआ है, तो क्या है, आपको कुछ एक इंडिकेटर के नेम दिए हुए हैं, जैसे आपको मिथाइल ऑरेंज दे दिया, मिथाइल रेड दे दिया, फिनोल रेड दे दिया और फिनोल फैथलीन दे दिया, जो मेन इंडिकेटर हम यूज करते हैं टाइट्रेशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड जो इंडिकेटर है, वो कौन से इंडिकेटर होते हैं, वो बेसिक इंडिकेटर होता है। वो कौन से होते हैं, बेसिक इंडिकेटर। अब ये जो फिनोल रेड है, वो फिनोल रेड कौन सा इंडिकेटर होता है, वो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का बना होता है, ठीक है, तो ओके। अब ये फिनोल फैथलीन है, ये कौन सा इंडिकेटर होता है, एसिडिक इंडिकेटर होता है। कौन सा होता है, एसिडिक इंडिकेटर। तो ये देखो ध्यान से कि ये मिथाइल ऑरेंज है, ये अपने खुद के, क्योंकि तो बेसिक इंडिकेटर है, ये क्या है, बेसिक इंडिकेटर, तो खुद के मीडियम में तो क्या होंगे, लाइट इन कलर होंगे, तो खुद के मीडियम में तो देखो येलो कलर दिया है, लेकिन अपोजिट मीडियम में, एसिडिक मीडियम इनका अपोजिट हो गया, तो इनका कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क, क्योंकि उनकी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई कलर क्या हो जाता है, डार्कन हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा, और मिथाइल रेड का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो फिनोल फैथलीन है, फिनोल फैथलीन एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो एसिडिक मीडियम में यानी खुद के मीडियम में तो वो कलरलेस होगा, खुद के मीडियम में तो क्या होगा, कलरलेस है, लेकिन अपोजिट मीडियम यानी बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये कलरलेस इज ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म और पिंक इज ड्यू टू इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म। ये बात क्लियर है। अब ये फिनोल रेड है, ये वीक एसिड और वीक बेस का बना होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब एसिडिक मीडियम में इसका कलर कौन सा है, येलो, और बेसिक मीडियम में कलर उसका क्या है, रेड है। अब आगे देखो इन्होंने दिया है क्या, वर्किंग पीएच रेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक एसिडिक इंडिकेटर की जो वर्किंग पीएच रेंज क्या होगी, बेसिक वाली होगी, और बेसिक इंडिकेटर की वर्किंग पीएच रेंज क्या होगी, एसिडिक वाली होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। फिनोल फैथलीन जो कि आपका एक एसिडिक इंडिकेटर है, ठीक है, उसका वर्किंग पीएच कितना है, 8.2 to 10.2, यानी बेसिक वाला है। क्लियर है, एक एसिडिक इंडिकेटर है, अपने से अपोजिट मीडियम में काम करेगा, यानी बेसिक में, तो उसकी पीएच क्या होगी, बेसिक वाली रेंज में होगी। सिमिलरली ये दोनों क्या है, बेसिक इंडिकेटर है, तो उनकी वर्किंग पीएच किस में आएगी, वो एसिडिक रेंज में आएगी।
तो देखो मिथाइल ऑरेंज है, उसकी वर्किंग पीएच क्या है 3.1 टू 4.5 है, और मिथाइल रेड का कितना है 4.2 टू 6.2। ठीक है, किसमें आया एसिडिक रेंज में आया। और ये जो फिनोल रेड है वो वीक एसिड और वीक बेस का बना होता है, तो इसकी वर्किंग जो पीएच है वो 7 से या तो स्लाइटली कम या स्लाइटली ज्यादा होगी। तो देखो कितना आया 6.2 टू 8.2 आई। कहानी समझ गए अच्छे से। चलो अब देखो ध्यान से, टाइप ऑफ टाइट्रेशन दिया है, पीएच रेंज दिया है और सुटेबल इंडिकेटर दिया है, तो अच्छे से ये भी पढ़ लेते हैं। अब देखो टाइट्रेशन है, देखो कुछ एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन के, कि टाइट्रेशन हमेशा दो अपोजिट सॉल्यूशन के अंदर होती है, यानी एक सॉल्यूशन आपका एसिडिक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेसिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, मैंने क्या बोला दो अपोजिट सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन में होती है टाइट्रेशन। लेकिन अगर वो दोनों ही सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग में है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो उसका पीएच रेंज कितना हो गया 3 से 11 हो गया। ठीक है, और उसके अंदर सुटेबल जो इंडिकेटर्स है कौन से हो गए, सारे इंडिकेटर आ जाएंगे। जैसे मेन में हम लोग कौन सा ले लेंगे, फिनोल्फेथलीन ले लेंगे, या फिर आप मिथाइल ऑरेंज ले लोगे। क्लियर कहानी। चलो उसके बाद देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में टाइट्रेशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में, तो पीएच रेंज कितना हो गया 3 टू 7 हो गया। कितना हो गया 3 टू 7। क्यों हुआ, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो किसकी चलेगी एसिड की चलेगी, तो पीएच क्या हो जाएगा 3 टू 7 के बीच हो जाएगा। और उसके लिए अगर पीएच रेंज 3 टू 7 है, यानी वो एसिड वाली रेंज है, तो उसके लिए इंडिकेटर आपका कौन सा होना चाहिए बेसिक होना चाहिए। तो कौन सा हो गया मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। कहानी समझ गए। अब देखो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, टाइट के बीच में टाइट्रेशन हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है बेस है, तो पीएच रेंज क्या हो गई 7 टू 11 हो गई, बेसिक वाली हो गई। अब पीएच रेंज जब बेसिक वाली हो गई, तो आपका जो इंडिकेटर कौन सा होगा एसिडिक इंडिकेटर होगा, जैसे फिनोल्फेथलीन हो गया। ये भी समझ गए। और यही टाइट्रेशन अगर वीक एसिड और वीक बेस के बीच में हो, तो अब यहां पर आपकी पीएच रेंज क्या हो गई 7 के क्लोज हो गई, या तो स्लाइटली लेस देन 7 या स्लाइटली मोर देन 7। तो रेंज क्या है 6.5 टू 7.5। तो यहां पर आपके लिए कौन सा इंडिकेटर काम करेगा फिनोल रेड। कौन सा वाला फिनोल रेड वाला। कहानी अच्छे से समझ गए, कोई इशू नहीं है पक्का। तो क्या बोला टाइट्रेशन हमेशा दो अपोजिट मीडियम में होती है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट क्या है कि जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट पे इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। हमेशा टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तभी तो हम लोग लिखते हैं ना कि N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस एट एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पे जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा कि भैया आपने टाइट्रेशन में क्या लिया था। अगर आपने टाइट्रेशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो भैया वहां पे वो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, तो पीएच कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर वही आपने टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस को टाइट्रेट करवाया है, तो स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड है, तो भैया वहां पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक का मतलब क्या हो जाएगा पीएच विल बी लेस देन 7 हो जाएगी। और वही अगर आपने एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट कराया है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच आपकी क्या हो जाएगी मोर देन 7 एंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक। और वही अगर आपने एक वीक एसिड को वीक बेस के साथ में टाइट्रेट करवाया है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगी, क्या करेगी डिपेंड करेगी। ये कहानी समझ आ गई। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स। तो ये था कुछ किसके बारे में, किसके बारे में थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो हमने पहली थ्योरी पढ़ी है कौन सी ऑस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ टाइट्रेशन। अब एक काम करते हैं आगे चलते हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बेंजीनॉइड एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ टाइट्रेशन। मैं इसको मिटा देता हूं। कई बार क्या पीएच रेंज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और कौन सी पीएच रेंज पे कौन सा सुटेबल इंडिकेटर है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये टेबल को आप अच्छे से समझा, मैंने आपको दिया है, अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरी क्या है, क्या नाम उसका, नेक्स्ट थ्योरी का नाम है क्या बेंजीनॉइड
एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी। अब इस थ्योरी के भी कुछ एक पॉइंट है। ये बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलते हैं कि एवरी इंडिकेटर इज मेड अप ऑफ क्या? एन एरोमेटिक कंपाउंड। कि कोई भी इंडिकेटर है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख देते हैं क्या? एवरी इंडिकेटर इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट वो है कि यहां पे जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो होती है कौन सी? बेंजीनॉइड फॉर्म। और जो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है दैट इज नोन एज व्हाट? क्यूनोनॉइड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म इज नोन एज बेंजीनॉइड फॉर्म या इज ड्यू टू इट्स बेंजीनॉइड फॉर्म। ठीक है, बेंजीनॉइड फॉर्म। ठीक है, एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज ड्यू टू या इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? क्यूनोनॉइड फॉर्म। ठीक है, अब अगला पॉइंट सेम वही कि कोई भी इंडिकेटर है वो अपने से क्या काम करेगा? अपोजिट मीडियम में काम करता है। तो वो तो ऑसवर्थ थ्योरी का ही था। अब देखो यहां पर हमारे पास दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं किसका? नंबर 1 किसका ले हम लोग? फिनोल्फेथलीन। बड़ा पॉपुलर है ये। तो क्या है आपका? ये एसिडिक इंडिकेटर है। क्या है ये? एसिडिक इंडिकेटर। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे किसका? बेसिक इंडिकेटर का, जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज का ले लेंगे। ठीक है, अब इस फिनोल्फेथलीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो देखो, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फिनोल्फेथलीन का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C, फिर OH, OH। ठीक है, ये था। तो ये फिनोल्फेथलीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये किसका स्ट्रक्चर है? फिनोल्फेथलीन का स्ट्रक्चर। मींस जब हम लोग किसकी रिएक्शन? फैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम लोग फिनोल के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है? फिनोल्फेथलीन मिलता है। अब देखो ध्यान से कि ये फिनोल्फेथलीन कौन सा है? एसिडिक इंडिकेटर है। ये कौन सा है? एसिडिक इंडिकेटर। तो ये जो इसकी फॉर्म है कौन सी फॉर्म हुई? अनआयोनाइज्ड फॉर्म हुई। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीनॉइड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेंजीनॉइड फॉर्म। अब देखो ये बेंजीनॉइड फॉर्म है, ये किस में काम करेगी? अपोजिट मीडियम में काम करेगी। ये एसिडिक है तो किस में काम करेगा? बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव में। तो पहले तो देखो ध्यान से, ये OH नेगेटिव के साथ में यानी बेसिक मीडियम में कैसे काम करेगा? अब ये OH नेगेटिव ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आपको प्रोटॉन कहां दिखाई दे रहा है? देखो यहां दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया यहां से? ठीक है, एक प्रोटॉन को यहां से हमने क्या कर लिया? H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब H पॉजिटिव को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देखो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में दिखा देता हूं। O के साथ में क्या है? H करेगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है इट बिकम्स लोन पेयर। ये कहां चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा। तो जैसे ये बनेगा तो ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे? एक और एक, ये 2 3 4 5। लेकिन कार्बन के तो 5 बॉन्ड होते नहीं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O C OH। ठीक है, अब यहां पर कौन सा बॉन्ड आ गया? अब यहां पर आपके पास आ गया क्या? डबल बॉन्ड। दिख रहा है ना आपको? एक बॉन्ड तो था ही, पाई इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो ये हो गया आपके पास क्या? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा है? अब देखो ये बॉन्ड चला गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो गए। ये लो, इनको हमने टच भी नहीं किया,
ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के साथ में क्या लग गया, ओ कितने लोन पेयर हैं, 2। ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड टूट गया और यहां पर ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, ये 2, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। कहानी समझ आ गई? तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, आयोनाइज्ड फॉर्म हो गई। जो हम लोग पीएच नेगेटिव लिखते थे वो ये है। तो ये कौन सी फॉर्म है, आयोनाइज्ड। और इस आयोनाइज्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्यूनोनॉइड फॉर्म। देखो भैया सिंपल सी बात है कि अगर मान लो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड फॉर्म। और अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूनोनॉइड फॉर्म। कहानी समझ गए? अब देखो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहां पर है तो ये बेंजीनॉइड फॉर्म हो गया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर ये यहां पर है, क्यूनोनॉइड फॉर्म हो गया ये आपका। क्लियर है? तो कोई इशू नहीं है। तो ये एसिडिक इंडिकेटर है, तो बेसिक मीडियम में ये हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। और ये कौन सा है, ये कलरलेस है। लेकिन जब वापस इसको हम लोग H पॉजिटिव देंगे, यानी इसको वापस इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे, तो एसिड डालने से वापस क्या हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। कहानी बिल्कुल क्लियर है? तो ये किसके बारे में था, फिनोल्फेथलीन की बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड फॉर्म के बारे में था। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं किसके बारे में, मिथाइल ऑरेंज, जो कि एक बेसिक इंडिकेटर है, उसकी बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड फॉर्म को स्टडी करते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको हम लोग, MEOH। तो देखो ये MEOH है क्या, तो देखो ध्यान से, N डबल बॉन्ड N कौन सी होगी, बेंजीनॉइड फॉर्म होगी। यहां पर N, फिर CH3 मिथाइल ग्रुप लग गए। ठीक है, उसके बाद यहां पर SO3 ये ग्रुप लगा। तो ये आपके पास क्या, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आपके पास मिथाइल ऑरेंज। अब देखो ध्यान से, यहां पर कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, बेंजीनॉइड फॉर्म दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी, बेंजीनॉइड फॉर्म। और ये होता कौन सा है, ये बेसिक इंडिकेटर होता है। अब बेसिक इंडिकेटर है तो कौन से मीडियम में काम करेगा, एसिडिक मीडियम में। तो हमने क्या डाल दिया, H पॉजिटिव। हमने क्या डाल दिया, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव प्रोटॉन, उसको तो क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसको दिए, तो ये H पॉजिटिव कहां पर आके लग गया, ये जैसे लगेगा तो ये क्या बनेगा, NH, और इसके ऊपर लोन पेयर क्या बन गया, बिकम बॉन्ड पेयर, और इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे। अब जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो क्या होगा, इस बेंजीन के ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे, और यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। आगे कुछ होने वाला नहीं। तो देखो क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद N के साथ में क्या लग गया, H, ये वाला H लग गया। ये बॉन्ड कौन सा हो गया, सिंगल, लोन पेयर वापस आ गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना, ये बॉन्ड हो गया सिंगल। ये N का लोन पेयर हमने टच नहीं किया था, अब यहां पे बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल। फिर अब देखो ये बॉन्ड डबल हो गया, लेकिन यहां पर कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल रह गया। ये बॉन्ड कौन सा हो गया अभी, डबल, नीचे वाले को डबल को टच ही नहीं किया। ये बॉन्ड कौन सा हो गया अभी, सिंगल, और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल। N चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, CH3। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। ये कौन सी फॉर्म हुई, अनआयोनाइज्ड फॉर्म हुई, बेंजीनॉइड फॉर्म बोलते हैं। अब इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई उसकी, आयोनाइज्ड फॉर्म। और इसी फॉर्म को साथ में देखो, ये स्ट्रक्चर दिखा गया आपको, दिखा ना, तो क्या हो गया ये आपका, ये क्यूनोनॉइड
फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये क्यूनोनॉइड फॉर्म क्या होती है? आयोनाइज्ड फॉर्म होती है। अब देखो ध्यान से कि एसिड डालने से बन गया क्यूनोनॉइड फॉर्म में, और अगर इसी क्यूनोनॉइड फॉर्म में अगर हम लोग बेस डालेंगे तो ये वापस अपनी क्या आ जाएगा? ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिनोल्फेथलीन के और मिथाइल ऑरेंज के हमने जो बेंजीनोइड और क्यूनोनॉइड दोनों टाइप के स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अब इसी इंडिकेटर के ऊपर एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो और हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तब तक आप इसको एक बार उतार लो। अब देखो AIPMT 2004 के अंदर इंडिकेटर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन देखो, द रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द stoichiometric point of an acid base titration is the basis of indicator detection. Okay, pH of the solution is related to the ratio of the concentrations of the conjugate acid and base forms of the indicator by the expression. अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा उतना ही वो इजी होता है, ठीक है। तो डरना नहीं, बड़ा क्वेश्चन देखिए कि दिया क्या इसने आपको दिया इसमें HIN। HIN का मतलब क्या है? एसिडिक इंडिकेटर दिया हुआ है, और उसका क्या दिया इसमें? कॉन्जुगेट दिया है, यानी उसकी ये कौन सी फॉर्म हुई? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये कौन सी हुई? आयोनाइज्ड फॉर्म। और उसने क्या बोला है? pH पूछा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले pH निकाला था एसिडिक इंडिकेटर का। क्या निकाला था हमने? pH एसिडिक इंडिकेटर का। pH किसका? एसिडिक इंडिकेटर है। क्या फॉर्मूला था? pKi प्लस में लॉग ऑफ क्या था? आयोनाइज्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी? आयोनाइज्ड फॉर्म कंसंट्रेशन अपॉन में क्या था? अनआयोनाइज्ड फॉर्म कंसंट्रेशन, ठीक है। पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। अब इसी इक्वेशन को घुमा फिरा के इन्होंने चार ऑप्शन में दिया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बोलते हैं कि log ऑफ ये क्या हुआ आपका? अनआयोनाइज्ड हुआ, और ये कौन सा हुआ आपका? आयोनाइज्ड हुआ, ठीक है। इज इक्वल टू pKi माइनस में pH। तो एक काम करो, इस pH को जो माइनस का है इसको यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये जो log प्लस का उसको वहां ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा? तो pH इधर आ गया प्लस का, तो ये हो गया आपके पास क्या? ये लोग यहीं से कर देता हूं, ये क्या हो गया आपके पास? pH चेंजेस आएगा, देख लेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKi, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस लगाएंगे यहां पे, माइनस में क्या हो जाएगा? log ऑफ ये कौन सी फॉर्म है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अपॉन में आयोनाइज्ड। इस माइनस को जब आप प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। जो आयोनाइज्ड फॉर्म वो तो आ जाएगी कहां पे? ऊपर, देखो यहां पे ऊपर आ रही है, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म कहां पे आ जाएगी? नीचे। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, कहानी से हो जाएगी। दूसरी देखो यहां पर क्या करना है कि pH को यहीं छोड़ दो, इस माइनस को यहां पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू ये माइनस वाला यहां पे आके प्लस का, तो प्लस का pKi, ठीक है। pH इज इक्वल टू प्लस का pKi, प्लस में क्या बचा? log ऑफ कौन सी फॉर्म है ये? अनआयोनाइज्ड, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? आयोनाइज्ड, तो ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोलता है कि pH प्लस में pKin, अगर इस pKi को यहां ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, नहीं। तो pH भी इस साइड में प्लस का है, और इस साइड pKi भी क्या है? प्लस का है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब यहां पर चलते हैं, इस pH जो माइनस का इसको यहां पर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू क्या बचा? pKin, ठीक है। ये वाली टर्म वहां पे जाएगी तो माइनस की होगी, माइनस लॉग ऑफ ये क्या है? क्या है ये आपका? आयोनाइज्ड फॉर्म। लॉग ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन में क्या हो जाएगा? अनआयोनाइज्ड फॉर्म। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। क्या आता है? pH इज इक्वल टू pKi प्लस में log ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। बड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास आएगा। यहां पर तो ये दे दिया, हो सकता है आपको बाद में इसका वैल्यूज दे दिया जाए, और वैल्यूज दे करके हो सकता है आपसे pH पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। मैंने बहुत कोशिश की है मैं आपको बड़ा सिंपलीफाई करके समझाऊं। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपका जो आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो डर है तो वो धीरे धीरे आई थिंक खत्म हो गया होगा या हो रहा है, ठीक है। अच्छे से कर पाओगे। आप में से कुछ एक स्टूडेंट जैसे ललिता सोपा, जैसे अनीता प्रजापत, जैसे प्रियंका, जैसे क्या नाम था, अविनाश, इन लोगों ने बोला कि सर आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या बनाइए, एक लेक्चर बनाइए। तो
आई थिंक सबको बढ़िया लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।